लास्ट क्लास में मेटल एंड नॉन मेटल का थोड़ा सा इंट्रो दिया गया था और हम लोगों ने मेटल के कुछ एग्जाम्पल्स और नॉन मेटल के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे एक सॉन्ग के थ्रू, जिसको हम लोग पढ़े थे हाइलीना करो रब से फरियाद। इस तरह का कुछ टेबल हम लोगों ने याद किया था। अब इसके बाद यहाँ से टॉपिक शुरुआत हो रही है। हमें अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो 118 से ज़्यादा, मतलब 4 और हो गए तो 122 के आसपास टोटल एलिमेंट है, जिसमें 90 मेटल है, 22 नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड है। मेटल क्या होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स तो ये जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब आपके मेटल के एग्जाम्पल है। नॉन मेटल के भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन पेपर में सबसे ज्यादा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चंस के तरफ आप ध्यान देंगे तो ज्यादातर मेटल और नॉन मेटल से जो फिजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस पूछेंगे वो एक्सेप्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर मेटल के बारे में बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, ये एक्सेप्ट ये जो मरकरी वाला जो चीज है, ये इसको, ये हमारा केवल क्या है, किसमें, लिक्विड स्टेट में होता है। तो सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड एक्सेप्ट। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगला प्रॉपर्टी है डक्टाइल का। डक्टाइल का मतलब होता है जिसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर गोल्ड को देखा जाए तो 1 मिलीग्राम को लगभग 100 मीटर लंबी वायर खींच सकते हैं, उसमें से बना सकते हैं। तो डक्टाइल का एक सिंपल मीनिंग क्या होगा, ड्रॉन इनटू वायर। मेलेबल का मतलब होता है जो जिसे पीट पीट करके हमको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सोनरस का मतलब होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। जो मेटल होते हैं पीटने पे क्या होगा, टन टन की आवाज होती है। जैसे पहले तुम देखते होगे जो तुम स्कूल में, अब तो सबके अब इलेक्ट्रॉनिक बेल लग गए हैं, नहीं तो पहले ऐसे होते थे जिसको एक ट्यून जो है उसको पीटने पे काफी दूर तक आवाज आती थी, टन 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 होता था, नहीं। और लस्टर का मतलब होता है जो शाइनिंग होते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हुई। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हो गया सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट कौन सा, मरकरी। डक्टाइल इसका मतलब वायर में कन्वर्ट करना, मेलेबल मतलब सीड्स में कन्वर्ट करना, सोनोरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस करना, लस्टर का मतलब, अब आता है शुरुआत यहां से कि सर इसका मेल्टिंग पॉइंट ना हाई होता है। किसका, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई का मतलब समझे, हमें उतना ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना होगा जिससे वो मेल्ट हो सके। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, सीजियम और गैलियम। ये वाला जो है एग्जाम्पल आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। किसका, कौन सा भाई, ये सीजियम वाला जो एग्जाम्पल में दिए हुए ना, ये वाले एग्जाम्पल आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे कि सीजियम और गैलियम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो एक्सेप्शन वाली बात आ गई। किसकी बात आ गई, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में कोई पूछेगा ऐसे मेटल का नाम बताइए जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो हो। तो कौन सा मेटल, सीजियम और गैलियम। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी। किसका छोड़ करके, लेड और मरकरी को छोड़ करके। ठीक है। तो पहला यहां से सवाल आया कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, खाली मरकरी हमारा नहीं होता है। दूसरा क्या है भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन कुछ लो मेल्टिंग पॉइंट वाले भी एक्सेप्शन है हमारे, जिसका नाम है सीजियम और गैलियम। अगला है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन लेड और मरकरी नहीं है। और अगर बेस्ट की बात करेंगे तो सिल्वर और कॉपर, ये सब हमारा बेस्ट कंडक्टर है। और जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे और दिखाई देंगे उसकी कंडक्टिविटी और ज्यादा होगी। ठीक है। अगला है कि सोडियम और पोटेशियम
एक एक्सेप्शन है जिसकी डेंसिटी होती है, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, सॉलिड की डेंसिटी, लेकिन सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो यहां पे हमें 2-3 एक्सेप्शन सीखने को मिला। डेंसिटी का मतलब होता है, जैसे एक सॉलिड है तो डेंसिटी अगर ज्यादा है तो क्या उसे इजीली तुम कट कर सकते हो, तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो। तो जनरली सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को। तो फिर से एक बार रिकैप करेंगे थोड़ा सा कि सारे सॉलिड क्या होते हैं, सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ करके, ठीक है। दूसरा कि सबका कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है लेकिन सीजियम और गैलियम का नहीं होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन लेड और मरकरी का कम होता है, सिल्वर और कॉपर इसका बेस्ट कंडक्टर कहलाता है। सबकी डेंसिटी ज्यादा होती है लेकिन सोडियम और पोटेशियम की कम होती है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी किसका था, मेटल का। ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जितने भी नॉन मेटल हैं वो जनरली सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होता है। कौन फॉर्म में, सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होंगे, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, ब्रोमीन को छोड़ करके। किसको, ब्रोमीन को छोड़ करके। ब्रोमीन किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। पेपर में आपको एक्सेप्शन के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्लास के दौरान याद कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, और अगर सोचेंगे कि नहीं बाद में बैठ करके याद कर लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ठीक, तो ध्यान से, तो सॉलिड सारे जितने भी लिक्विड हो, मतलब सारे जितने भी नॉन मेटल है तो किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड और गैस के फॉर्म में। सिर्फ एक ही है जो किसके फॉर्म में पाया जाता है, कौन सा एग्जांपल, ब्रोमीन, ठीक है। गुड कंडक्ट जनरली बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है, जो आपके पेंसिल में लगी हुई है ना। अगला है नॉन सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, नॉन लस्टर, लेकिन यहां पे एक हुक पेपर में पूछता है कि एक ही एलिमेंट है जो लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है, वो कौन सा है, आयोडीन है। कौन सा है, आयोडीन, ठीक है। तो सारे नॉन मेटल, सॉलिड और गैस, एक नॉन मेटल है, कौन नॉन मेटल भाई, ब्रोमीन, वो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अगला, सारे नॉन मेटल नॉन लस्टर होते हैं लेकिन आयोडीन क्या है, लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है। और एसिड बेस सॉल्ट में पढ़े हुए थे कि मेटल का ऑक्साइड कौन से नेचर का, बेसिक नेचर का, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे, नहीं पढ़े थे कि मेटल का ऑक्साइड कौन से नेचर का, बेसिक। तो MgO, Mg क्या है, मेटल या नॉन मेटल, मेटल। तो मेटल की प्रॉपर्टी ऑक्साइड के साथ जब बनेगी तो कौन से नेचर का होगा, ये बेसिक नेचर का। मैंने उसका एग्जांपल दिया था, जैसे चाबी की का, तो कॉपर टाइप का होता है, कॉपर ऑक्सीजन के रिएक्ट करके कैसा बन गया, क्यूपरिक ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड बना लिया। और जब अगर कोई मान लीजिए कि बी स्टिंग आपके बॉडी में अगर चला जाता है तो आप उस चाबी से रगड़ते हैं, मतलब एसिड गया था तो बेस को निकालने के लिए कर रहे थे। तो कभी भी मेटल का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या, मेटल का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, तो बेस से बेस रिएक्ट कैसे कर लेगा, बेस से बेस में रहेगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो मेटल का ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ, एसिड। और कभी भी मेटल जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस क्या निकालता है, वाटर निकालता है, सॉल्ट और वाटर, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टी, मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। जैसे Cu प्लस O2, CuO, Mg प्लस O2, MgO। बस थोड़ा सा एक्सेप्शन ध्यान में रखना है, और उस एक्सेप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, सम मेटल
like sodium and potassium kept immersed in kerosene oil as they react vigorously with air and catch fire. तो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम एंड पोटेशियम को कहां रखते हैं, क्या सोडियम या और पोटेशियम क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो बोलोगे कि सोडियम। ये पेपर में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, व्हाई, तो आंसर होगा सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे वो कैच कर लेगा किसको, फायर को, तो इसलिए उसको कहां रखा जाता है, कहां रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। कुछ मेटल हैं जैसे कि Mg, Al, Zn, Pb रिएक्ट स्लोली, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो एक बात बताओ, तुम लोगों को मैंने कोरिजन पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, कि अगर आयरन को तुम बाथरूम में रख दोगे तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोरिजन हो जाएगा। तो इसका मतलब, अच्छा कोरिजन क्या फास्ट रिएक्शन होता है या स्लो रिएक्शन होता है, स्लो रिएक्शन होता है। तो अगर स्लो रिएक्शन है तो कुछ उससे भी और भी एलिमेंट हैं, कुछ और भी मेटल हैं, जैसे कि देखिए इसमें Mg है, Al है, जिंक है, लेड है, ये बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है, ठीक है, एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर, फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। Mg कैन ऑल्सो बर्न, Mg मैग्नीशियम, आपके स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट भी कराया गया होगा। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग पहले सैंड पेपर से क्या करते हैं, साफ करते हैं, रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो अगर लेयर होगा, इंप्योरिटीज होगी, वो क्या हो जाए, हट जाएगा, और जब ऑक्सीजन से कांटेक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से इजीली रिएक्ट करके MgO बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि किस तरह का लाइट वो प्रोड्यूस करता है, तो कैसा लाइट होता है, डेजलिंग लाइट होता है, कुछ इस प्रकार से। आप मतलब जब देखे होगे, जब जूनियर में होगे या फिर अभी भी दिवाली वगैरह में जो फुलझड़ी जलाते हो, नहीं, जो फुलझड़ी जलाते हैं तो वो फुलझड़ी जो आगे वाला जो देखते होगे, जो जिस तरह से स्पार्क करता है, वैसा ही कलर कैसा दिखाई देगा, किसका, मैग्नीशियम के जलने का कलर दिखाई देगा, ठीक है। और लास्ट में जो बच के रहता है प्रोडक्ट फॉर्म में, वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि मैग्नीशियम रिबन को रिएक्शन करने से पहले रब क्यों करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि ऐसे कौन कौन से मेटल हैं जो एयर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, और अगला है कि Fe कॉपर डज नॉट बर्न इन एयर, Fe कॉपर डज नॉट बर्न इन एयर बट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ये जो बात बोला है Fe कॉपर डज नॉट बर्न, ये मतलब है इस तरह का कि ये टेम्परेचर की जो बात की गई, तुम्हारे मन में ये भी चल सकता है, सर आपने ही तो बोला था कि अगर आयरन को 2000 डिग्री से सेल्सियस से ज्यादा दे दिया जाए तो लिक्विड फेज में आ जाएगा। तो ये जो बात कर रहा है, ये नॉर्मल कुछ टेम्परेचर की बात कर रहा है। और कॉपर की अगर बात करते हैं तो गौर करके देखते होंगे, जब आपका एसी रिपेयर होता है तो दो पाइप को कनेक्ट करने के लिए वो कॉपर का ही एक लेयर चढ़ाता है ना। तो होते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा इस स्टेट पे हम बात इतना ही करेंगे कि Fe और कॉपर क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। और क्या लिखा हुआ है, व्हेन हीटेड आयरन फिलिंग बर्न व्हेन स्प्रिंकल्ड ओवर फ्लेम। कभी तुम देखे होगे कि रोड साइड में कोई किसी का अगर बिल्डिंग बन रहा है तो रोड साइड में वो ना उसको आयरन को, रॉड को कट करता है कटर से, तो ढेर सारे जो कट करके जो डस्ट फॉर्म में आएगा वो आयरन फिलिंग ही है। क्या है, आयरन फिलिंग। कहीं पे उसको तुम उठा करके लेके आना और गैस के बर्नर पे गैस को मतलब बर्न करना और उसको हल्का हल्का ऊपर से डालना, तो तुम्हें लगेगा कि चिंगारी टाइप का, हल्का हल्का स्पार्किंग टाइप का, स्पार्क टाइप का, स्प्रिंकल टाइप का तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। तो व्हेन हीटेड आयरन फिलिंग बर्न्स व्हेन स्प्रिंकल्ड ओवर फ्लेम। तो कुल मिलाकर के ये बात समझ में आ गई कि मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड करेंगे, मेटल ऑक्साइड। और जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हो और सिर्फ सुन रहे हो केवल,
ठीक है, उसका कुछ नहीं हो सकता, नंबर जैसे का तैसे ही रहेगा, बात समझ लीजिएगा। फॉर्मेलिटी के नाम पे अगर क्लास करेंगे, फॉर्मल केवल रहेंगे, तो आपकी फॉर्मेलिटी ऐसे ही चलती रहेगी, आपका थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन क्लास के दौरान ही अगर शायद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा लोगे तो पढ़ने में मजा भी आएगा, नंबर भी अच्छा आएगा और बर्डन भी कम आएंगे। लेकिन अगर सोचोगे कि बस ऐसे ही हम आलसी और लेजी बने रहे, तो आपका जिंदगी धीरे धीरे ऐसे ही आलसी और लेजी में बना रहेगा। मेटल लाइक सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड डजंट बर्न और रिएक्ट विथ एयर। इसलिए यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि ज्वेलरी जो है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम के ही क्यों बनाए जाते हैं। यहां से क्वेश्चन, मैं क्या बोला कि साइंस हमेशा जैसा पढ़ते हैं, जैसा देखते हैं उसके फॉर्म में नहीं है, उसको थोड़ा सा हमें एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है कि यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है। तो जो जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है वो उतना कॉस्टली भी है, देखे होंगे। एजी, एयू, पीटी, क्या सस्ता है क्या? जो ऊपर वाले बीच वाले में होंगे देखिएगा थोड़ा सा महंगा है। कॉपर वायर महंगा है, उससे थोड़ा सा आयरन चले, उससे थोड़ा सा सस्ता ही है, नहीं है। तो कुल मिलाकर के जिसकी रिएक्टिविटी नीचे है वो थोड़ा सा कॉस्टली भी नहीं। तो यही बोला गया है कि Fe और मतलब सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड डजंट बर्न और रिएक्ट विथ एयर। अगर एयर से ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा तो जल्दी कोरिजन भी नहीं होगा, है ना। होने के लिए तो कोरिजन होते हैं, सिल्वर में भी कोरिजन होता है और कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। नहीं, जैसे जो पायल वायल पहनते हैं तो पायल भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है, तो उसका मतलब उसका कोरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कोरिजन हो रहा है। तो पेपर में यहां से क्वेश्चन देता है कि सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड यूज्ड इन अ ज्वेलरी मेकिंग व्हाई, ऐसे टाइप से क्वेश्चन देते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं कि साइंस से यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, इस बात की जानकारी समझना ज्यादा सा जरूरी होगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दे दिया है Na और O2, Na की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की 2, तो Na का वैलेंसी जाएगा ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन का वैलेंसी जाएगा Na के पास, तो बनेगा Na2O। Mg प्लस O2, MgO2 नहीं बनेगा, Mg की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, इसलिए बनेगा MgO। कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, कॉपर की भी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी 2, इसलिए बना CuO। और एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 1, ऑक्सीजन की सॉरी 2, तो बनेगा Al2O3 बनेगा। कंपाउंड नेम का इस्तेमाल आप देख रहे होंगे कि जिसको ये बात याद है वो आराम से इस चीज को कर रहा होगा। यहां तक जो क्वेश्चन पढ़े उसमें जहां जहां इंपॉर्टेंट था और जो इंपॉर्टेंट लाइक क्वेश्चन पूछने थे मैंने बता दिया। अब इसके बाद शुरू होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पेपर का बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ विथ इक्वेशन के साथ आपके पेपर में पूछता है कि व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, राइट इट्स टू एग्जाम्पल एंड इट्स इक्वेशन, ऐसे करके पेपर में पूछता है। ध्यान से एग्जाम्पल क्लास के दौरान ही याद करनी है और इक्वेशन भी दिमाग में क्लास के दौरान ही करना है, क्योंकि यहां का पेपर ये क्वेश्चन खूब फेवरेट क्वेश्चन है। दोज मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। मेटल का ऐसा ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड कौन से नेचर का, तो वो तो कुछ बेस के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ मेटल के ऑक्साइड हैं जो एसिड के साथ तो रिएक्ट करता ही है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। वैसे मेटल ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। दोज मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ध्यान से, दोज मेटल ऑक्साइड which react with acid as well as base called amphoteric oxide। एग्जाम्पल में Al2O3 and ZnO, Al2O3 और ZnO। तो पेपर में पूछ देता है, कभी एमसीक्यू में दे देगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर, और उसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा, है ना, ये आइडेंटिफाई करने के लिए दे देगा। डेफिनेशन देगा तो यहां से
जो होश में रह करके बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा दिमाग को एनालाइज करके समझते हैं, उसका सही होता है। लेकिन जो सोचते हैं अभी नहीं बाद में, और बाद में नहीं पेपर के समय में, तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा भाई। ठीक, तो कोई पूछेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का डेफिनेशन क्या? तो ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर ले उसे क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। और एग्जाम्पल में Al2O3 है और ZnO। एग्जाम्पल को रिएक्ट करते हैं, Al2O3 को हम लोग रिएक्ट कर देते हैं HCl के साथ, ठीक है, तो Al जाएगा Cl के साथ, तो AlCl3 बन जाएगा और साथ में पानी निकलेगा। फिर Al2O3 को फिर बेस के साथ रिएक्ट कराए तो Al का रिएक्शन OH के साथ होगा, लेकिन ऐसा लोग सोचते हैं कि इसका फॉर्मूला बनेगा AlOH होल थ्राइस, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और इसी रिएक्शन में बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन में लोग क्या करते हैं? बच्चे गलती करते हैं, इसी इक्वेशन में गलती होता है, इसी इक्वेशन में तुम्हारा गलती होगा, ठीक है, इसी इक्वेशन में लोग गलती कर देते हैं। बात समझ में आई? प्रोडक्ट क्या बना? इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और बच्चे इसमें प्रोडक्ट क्या बनाते हैं मैं वो भी बात बता दूं। प्रोडक्ट बनाता है AlOH होल थ्राइस बनाते हैं, ठीक, और सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ध्यान रखिएगा, पेपर में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा खास बनेगी और जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है भाई। अगला है रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। तो हर एक मेटल हर एक पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हर एक मेटल हर एक पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो पानी के तीन रूप, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम। तो हॉट वाटर के साथ देखिएगा कौन सा रिएक्ट कर रहा है भाई, कोल्ड वाटर के साथ कौन सा और स्टीम के साथ कौन सा। गौर करके देखो, कोल्ड वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव वाला कर रहा है, नहीं कर रहा है, सोडियम पोटेशियम। और कोल्ड वाटर के साथ देखिए मतलब हाई रिएक्टिव वाले, और हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम और स्टीम के साथ Fe और Al। पेपर में क्वेश्चन पूछता है, ऐसे करके पूछता है, विच मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ABCD ऑप्शन दे देगा। तो कोल्ड वाटर के साथ कौन? सोडियम और पोटेशियम। हॉट वाटर के साथ कौन सा? Mg। और स्टीम के साथ आयरन एंड एल्युमिनियम। बात समझ में आ रही है? जितना आप पढ़ रहे हैं, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा लगे हाथ पहले ऐसे ही पूछूंगा, विच मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर, विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, विच मेटल रिएक्ट विथ स्टीम वाटर, ठीक है, ऐसे आपके पूछे जाएंगे। तो रिएक्शन देखते हैं इसका। रिएक्शन जनरल वे में ऐसे ही होता है कि जैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, बस यहां से ये जो बात मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। लिखा आएगा ऐसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तो फ्लोट करने लगता है। क्या करने लगता है? तो क्यों करता है ना? ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्यों करता है? तो इसका आंसर होगा कि ये जो है, ये हाइड्रोजन गैस जो होंगे ना, उसके बबल्स होंगे। ये डबल्स नहीं है, बबल्स है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे क्या होगा? होने लगेंगे, तो इसलिए वो क्या होगा? फ्लोट करने लगता है। और यह बात आपको मालूम है कि हाइड्रोजन जहां पे होगा वो फ्लोट करता है, ठीक है। तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस, इस वजह से वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। कौन? कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। अगला है, हम लोग अभी तक जो पढ़े थे वो रिएक्शन पढ़े थे। अब अगला है रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। एसिड का रिएक्शन के मतलब मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। तो कभी भी मेटल को तुम एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट और कौन सा गैस निकलेगा? ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 एसिड पे सॉल्ट में भी पढ़े थे, नहीं पढ़े थे कि मेटल को
अगर हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को किसके टेस्ट के थ्रू पता करते हैं? कौन सा टेस्ट था? पॉप टेस्ट। कौन सा टेस्ट? पॉप टेस्ट। बात समझ में आई? तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस का पता हमें कौन से टेस्ट से पता चलता है? पॉप टेस्ट। और हाइड्रोजन गैस कैसे होगा? किसी मेटल को किसके साथ रिएक्ट करा दो? एसिड के साथ। किसी मेटल को एसिड के साथ। तो रिएक्शन में देखिए कैसे होगा, Fe प्लस HCl, तो FeCl2 और कौन सा गैस? ऐसे ही एल्युमिनियम का हाइड्रोक्लोरिक साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? AlCl3 प्लस H2। और ये बात आपको पहले भी बताई गई है कि बैलेंसिंग साथ में आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पे एक्सेप्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर। कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब शायद मालूम होगा ही। डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा एसिड कम, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब एसिड ज्यादा पानी कम। ठीक है, तो कौन कौन सा मेटल हमारा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है? कॉपर, मरकरी, सिल्वर। कॉपर, मरकरी और सिल्वर। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इट्स ऑक्साइड टू वाटर व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। पेपर में क्वेश्चन पूछता है ये वाली बात, ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन पूछता है। ठीक है, कि कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, है ना? तो और सब सारे मेटल इसके साथ नहीं करता है। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ सारे नहीं करते हैं। तो Mg कराया, Mg करेगा, सारे मेटल नहीं करेंगे भाई रिएक्ट, ये ध्यान रखेंगे। सारे मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। कौन रिएक्ट करेगा? कौन रिएक्ट करेगा भाई? मैग्नीशियम करेगा। मैग्नीशियम और कौन? मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो ध्यान में रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछता है क्या सारे मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा? बोलेंगे नहीं, Mg और Mn करेगा। Mg और Mn रिएक्ट करके इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाएगा। और चौथा जो यहाँ पे चौथे पॉइंट पे जो लिखा हुआ है, इसका भेंट मुलाकात हम लोगों ने पहले भी चैप्टर नंबर 1 में भी किया था, और परसों की जो 2 घंटे की क्लास चली थी उसमें भी इसका चर्चा हम लोगों ने किया था। परसों की क्लास जो हुई थी उसमें 2 घंटे की क्लास में चैप्टर 1 90% कवर अप कर दिए गए थे दोबारा रिवीजन के फॉर्म में। ठीक है, तो जो नहीं आया उनका नुकसान हो गया। मेटल ए और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। मेटल ए और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी का मतलब जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर क्या है? मेटल। उसका सॉल्यूशन क्या बना? CuSO4 बना। और आयरन के साथ रिएक्ट कराओगे, कैसा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाई दे रहा है। तो हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पीछे वाला वही चीज था। और ये तो रिएक्टिविटी सीरीज है, और रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने बोला था कि ऐसे ही खाना खाया मजा आया जी, फिर भी है क्यों है जी आगे और प्लेट। तो ये टॉप टू बॉटम हमारा रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज कर रहा है। और मेटल और नॉन मेटल का हम लोग देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे आयनिक कंपाउंड तक, मैक्सिमम लोगों के पेपर में आयनिक कंपाउंड आ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के आयनिक कंपाउंड तक पहले आ रहा है। तो पहला पार्ट जो होगा वो आयनिक कंपाउंड तक कवर अप होंगे, फिर उसके बाद अगर और कुछ होगी तो देखी जाएगी। ठीक है, पहला है रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज टेंडेंसी टू कंप्लीटिंग फील्ड वैलेंस सेल। याद करिए उस दिन में मैंने बताया था जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3, उसका मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 6 7 होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? एनायन। और पॉजिटिव चार्ज को केटायन। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा।
और ये MgCl2 का फॉर्मेशन, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन सिखा रहे थे, तो आगे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन और भी अभी सिखा रहा हूं, लेकिन कुछ आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा। आयनिक कंपाउंड ऑलवेज मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल होंगे। पहली बात, अगर आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, तो दोनों पे चार्ज मतलब है, दोनों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या उसके रिश्ते को इतना जल्दी आसानी से तोड़ दोगे क्या? इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ब्रिटल का हिंदी रूपांतरण नहीं आता है, सर्च करना। ये तो मैंने परसों भी बताया था कि जन्म से लेके सब पढ़ता है गवर्नमेंट स्कूल, मतलब क्या कहते हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन स्पेलिंग नहीं आता है। ब्रिटल का एक बार गूगल सर्च करके देखना क्या देता है। ठीक है, क्या होता है, आसानी से टूट जाता है, यही सर्च करना था। सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होगा, ये सॉल्यूबल होगा। कौन सा आयनिक कंपाउंड क्या होता है भाई, सॉल्यूबल होते हैं। और इनसॉल्यूबल इन, इसको हम लोग बोलते हैं केरोसिन, पेट्रोल, फिनॉल, इसमें यह इनसॉल्यूबल होता है। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बात पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज CO2 नॉट। ठीक है, तो NaCl कौन सा कंपाउंड, आयनिक या कोवेलेंट, आयनिक। तो आयनिक कंपाउंड क्या करेगा, आयनिक कंपाउंड में आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। जबकि CO2 कौन सा है, आयनिक है क्या, नहीं, तो इसलिए नहीं करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन पूछने का तरीका है। पहला हुआ कि ऑल सॉलिड आर मोस्टली ब्रिटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, वेरी स्ट्रांग होता है। ये सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन, ठीक है, किसमें, केरोसिन, पेट्रोल, फिनॉल, इस सब में क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टेन स्टेट, बट इन मोल्टेन स्टेट। पेपर में क्वेश्चन पूछता भी है कि ड्राई NaCl डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, ड्राई NaCl, क्योंकि उसमें मोल्टेन है ही नहीं, आयन है ही नहीं। तो आयन नहीं है तो क्या आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे क्या? तो यहां से समझ में आया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछने लायक बना। क्वेश्चन पूछने लायक क्या बना कि आयनिक कंपाउंड क्या है, इसका प्रॉपर्टी बताइए। दूसरा बना क्या कि आयनिक कंपाउंड में NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज CO2 नॉट। ठीक है, फिर NaCl ड्राई NaCl डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आगे की प्रक्रिया मैं बताऊंगा उसके साथ, क्या नाम है, बोर्ड के साथ